नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। भारत के संविधान में न्यायपालिका को विशेष महत्व दिया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए एक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्वोच्च और अंतिम अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का मुखिया होता है चीफ जस्टिस। देश की न्यायिक प्रणाली में चीफ जस्टिस का पद सर्वोच्च है। आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। विशेष में आज हम ये जानेंगे कि देश की न्याय प्रणाली क्या है, बताएंगे कैसे होती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी शक्तियां क्या है। साथ ही जानेंगे कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कब अस्तित्व में आई। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बाद सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। अगर जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश बनते हैं तो वे इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले न्यायाधीश होंगे। बतौर सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में कई अहम फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के बाद वरिष्ठता में सबसे ऊपर जो नाम है वो है जस्टिस रंजन गोगोई का। परंपरा के मुताबिक मौजूदा प्रधान न्यायाधीश ही अगले चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करते हैं। इसमें सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अभी तक जो है आउटगोइंग चीफ जस्टिस हमेशा रिकमेंड करता है नाम, और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। बट देयर वर 2 एक्सेप्शंस ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी पीरियड, जहां उन्होंने उसको सुपरसीड किया, राय साहब को बनाया, एन रॉय को बनाया गया सुपरसीड करके। तो वही है, बाकी गवर्नमेंट में जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है आउटगोइंग, वही उसको एक्सेप्ट करते हैं। यही इसका प्रोसीजर, और जनरली सीनियरिटी इसके अंदर काउंट होती है। जस्टिस रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा डिब्रूगढ़ के डॉन बॉस्को स्कूल से और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने इतिहास में बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने करियर की शुरुआत साल 1978 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर की। 28 फरवरी 2001 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 9 सितंबर 2010 को उनका तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हो गया। 12 फरवरी 2011 को उनकी नियुक्ति पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई। इस पद पर वो करीब 1 साल तक रहे। उसके बाद 23 अप्रैल 2012 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। रंजन गोगोई एक बहुत ही जुझारू किस्म के अधिवक्ता रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, जहां उनका एलिवेशन हुआ, जबकि उनकी बैकग्राउंड पॉलिटिकल थी, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए, और बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी उनका नाम जो है रिकमेंड किया गया है नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए। सुप्रीम कोर्ट की कई पीठों का हिस्सा रहने के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई कई अहम फैसले दे चुके हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को संपत्ति, शिक्षा और चल रहे मुकदमों का ब्यौरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश की तस्वीरें ही शामिल हो सकती हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि राजनेता राजनीतिक फायदे के लिए करदाता के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकें। इसके निर्णय के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई, जिसमें न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी।
इसके अलावा साल 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू को अवमानना का नोटिस भेजा था। जस्टिस काटजू ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में सौम्या रेप और मर्डर केस में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले की आलोचना की थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को रेप का दोषी करार दिया, लेकिन हत्या का नहीं। इस मामले का फैसला जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया था। अवमानना नोटिस के बाद जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने फेसबुक पोस्ट के लिए माफी मांगी, तब जाकर मामला खत्म हुआ। इसके अलावा जस्टिस रंजन गोगोई के अन्य फैसलों की बात करें तो कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन को 6 महीने की कैद की सजा असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी बनाने के आदेश देने वाली पीठ में रह चुके हैं। इसके साथ ही जाटों को केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के दायरे से बाहर करने वाली पीठ में शामिल रहे। अगर जस्टिस गोगोई 3 अक्टूबर को देश के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ लेते हैं तो वो भारत के 46वें प्रधान न्यायाधीश होंगे और 17 नवंबर 2019 तक उनका कार्यकाल होगा। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान में न्यायिक प्रणाली के तहत चीफ जस्टिस का पद सर्वोच्च है। इस पद की महत्ता आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों को लेकर अगर कोई उलझन की स्थिति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट की दी गई व्याख्या ही मान्य होती है। ऐसे में आइए ये जानते हैं कि कैसे होती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी शक्तियां क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए मंत्रियों की सलाह के अलावा अन्य व्यक्तियों की सलाह भी ले सकते हैं, जबकि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से राय ले सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें। इस संबंध में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने ये निर्णय दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त है तो उसे चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस से राय लेना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है चीफ जस्टिस का, वो ऐसे प्रक्रिया ये है कि चीफ जस्टिस रिटायर होने के पहले 1 महीना के दौरान वो रेकमेंड करता है कि भी किसको बनाना चाहिए चीफ जस्टिस। वो रेकमेंड करता है गवर्नमेंट को, और ये रिकमेंडेशन जो होती है सिर्फ रिकमेंडेशन होती है और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ज़रूरी नहीं कि रिकमेंडेशन मानी जाए, लेकिन अमूमन मानी जाती है और अमूमन जो नेक्स्ट इन लाइन सीनियर मोस्ट होता है वही बनता है। लेकिन सुपर सेशंस हुई हैं और सुपर सेशंस हो सकती है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं संविधान में दी गई हैं, वही योग्यताएं चीफ जस्टिस के लिए भी लागू होती हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ऐसे शख्स को भारत का नागरिक होना जरूरी है, कानून और संविधान का जानकार होना, किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहना या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना जरूरी है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेता यानी कानून का जानकार हो। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ये चीफ जस्टिस कोई ये इक्वल होते हैं सर। हर एक जज जो है वो इक्वल है, इनमें कोई बड़ा जज और छोटा जज नहीं होता। लेकिन ये नंबर 1 है सब में से। इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के कारण ये रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं, और ये मास्टर ऑफ रोल्स है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये केस एलोकेशन, किस जज को कौन सा केस जाना चाहिए, ये एलोकेट ये करता है। बेंचेस कैसे फॉर्म होने चाहिए, ये बेंचेस फॉर्म करते हैं। लिहाजा
जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जितना भी करना है कोर्ट का, वो हेड ये है, चीफ जस्टिस। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश समान होते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश उनमें से पहला होता है। मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और इसके चलते नियम और कायदे भी वही बनाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा, इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके साथ ही किस बेंच में कौन कौन से जज होंगे, इसका फैसला भी मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत पावर है। सारे मैटर्स किस कोर्ट में लगेंगे वो डिसाइड करते हैं। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो रजिस्ट्री से रिलेटेड है या हमारे बार एसोसिएशन से रिलेटेड है, वो सारे पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करता है। इसलिए जुडिशियल वर्क के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत से ऐसी इम्पोर्टेंट ड्यूटीज होती हैं जिससे पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सिर्फ कुछ कारणों से ही अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। उनमें शामिल हैं 65 साल की उम्र हो जाने पर, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने पर और संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। लेकिन इस तरह से हटाए जाने के केवल 2 ही आधार हो सकते हैं। पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। देखो जी, चीफ जस्टिस को या मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाना जैसे है, वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले वो जज होता है फिर चीफ जस्टिस बन सकता है। तो जो भी प्रोसीजर टू रिमूव अ जज है, वही प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। जैसे कि पार्लियामेंट में जाएगा, बहस होगी, 2/3 मेजॉरिटी होगी, ये सब चीज़ें, वो पूरा प्रोसीजर जो है ऑर्डिनरी जज को रिमूव करने का, वही प्रोसीजर है इसको रिमूव करने का, और कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। संविधान में चीफ जस्टिस समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय भी किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों को विधि द्वारा मान्य और जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए जाएंगे और उनमें न्यायाधीश की पद धारण करने तक कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। केवल वित्तीय आपात की स्थिति में ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस समेत अन्य न्यायाधीशों के सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और संसद उस पर मतदान नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर कुछ अंकुश भी लगाया गया है। जैसे रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष कोई काम नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार जजों की एक कमेटी के पास है, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समिति के प्रमुख होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 दूसरे वरिष्ठतम जज इसके सदस्य होते हैं। कॉलेजियम की यह व्यवस्था 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से हमारे देश में लागू है। लेकिन ये कॉलेजियम व्यवस्था है क्या, कब अस्तित्व में आई और क्यों आई, आइए ये जानते हैं। संविधान निर्माताओं ने देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, इस संबंध में संविधान में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1951 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा रही है। संविधान के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का परामर्श ले सकता है। लेकिन क्या ये परामर्श जजों की सहमति या फैसले से होगा, इस पर लंबी बहस चली और इस बहस की जड़ में आता है 1973 का मामला, जब जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। इस मामले में पेंच वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का था। दरअसल जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति में जस्टिस K.S. हेगड़े, जस्टिस A.N. ग्रोवर और जस्टिस J.S. शेलात, इन तीनों जजों की वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया था। यहीं से विवाद शुरू हो गया। उस वक्त उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन ने भी इस विरोध में भाग लिया। ये माना गया कि A.N. रे से सीनियर जजों को वरिष्ठता सिर्फ इस आधार पर नजरअंदाज की गई क्योंकि केशवानंद मामले में उन्होंने जो निर्णय दिया
वो सरकार के पक्ष में नहीं था। यही नहीं, इसके कुछ साल बाद यानी 1977 में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस HR खन्ना की जगह जस्टिस MU बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस खन्ना ने इसके विरोध में अपना त्यागपत्र भी दे दिया। जजों की वरिष्ठता के अतिक्रमण का आरोप लगाने वाले कानूनविदों और जजों का मानना था कि इस मामले में न्यायपालिका का विवेकाधिकार कम कर दिया गया। इस दौरान देश के अलग अलग मंचों पर इस पर बहस भी हुई। बाद में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों से स्थिति स्पष्ट हुई। पहला केस था 1981 का SP गुप्ता मामला, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। इसमें जजेस की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को सिर्फ विचार के तौर पर परिभाषित किया गया, जबकि 1993 में जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने इस व्यवस्था को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानना बाध्यकारी बताया। कोर्ट ने कहा कि जजों का स्थानांतरण और नियुक्तियां कॉलेजियम द्वारा की जाएंगी। इस फैसले को सेकंड जजेस केस कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत दरअसल इसी केस से मानी जाती है। बाद में 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। कुछ दिन बाद ही जस्टिस SP भरूच की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने 28 अक्टूबर 1998 को आदेश दिया कि नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका विधायिका से ऊपर है। यानी 1993 में परामर्श को बाध्यकारी बताने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। इस आदेश को थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। जो कॉलेजियम सिस्टम है ये जज मेड लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक जजमेंट के अंदर इसको बनाया था। उससे पहले सरकार नियुक्ति करती थी, फिर उन्होंने जो है सन 1993 या 92 के अंदर जो है तो ये कॉलेजियम सिस्टम उन्होंने जज मेड लॉ बना दिया और इसके अंदर जो है वही जजों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई वाली पीठ के 1993 के फैसले की व्याख्या से साफ है कि उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को तरजीह मिल सके। उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम के समर्थन में एक तर्क यह भी दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी रखने वालों के बारे में बेहतर जानकारी होती है, लिहाजा नियुक्ति में उनकी राय को अहमियत मिलनी चाहिए। सबसे अहम तर्क ये दिया गया था कि इससे न्यायपालिका को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त रखा जा सके, जो कि संविधान की मूल आत्मा में निहित है। इस तरह कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी सीनियर जजों की समिति जजों के नाम और नियुक्ति का फैसला करती है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 4 दूसरे जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के साथ ही तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। हाई कोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम सिस्टम जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जो सबसे ऊपर टॉपर हैं, वही एक कमेटी बनती है जिसको हम कॉलेजियम कहते हैं। हाई कोर्ट में 3 जजेस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट से रिलेटेड जजेस के अपॉइंटमेंट को जो अप्रूव करते हैं या उनको नियुक्त करते हैं वो 3 जजेस की कमेटी होती है। लेकिन और मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने लिए वो 5 जजेस की कमेटी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन भी बनाई है। इन्हीं 9 बिंदुओं के तहत कॉलेजियम अपना कामकाज और फैसले लेती है और इस नियमावली में कॉलेजियम की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के संविधान के जरिए भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अधीन संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका तंत्र का गठन अलग अलग नहीं करके पूरे देश में एक न्याय प्रणाली रखी गई। इस पूरी प्रणाली में देश का सर्वोच्च और अंतिम अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधीन अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इस तरह भारत के सारे न्यायालय एक कड़ी में बंधे हुए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय को हासिल है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। मूल संविधान में ये व्यवस्था की गई थी
कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन इसके साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है, यानी उसे बढ़ा सकती है। इसके तहत संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी। इसके बाद इस अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या कई बार बढ़ाई गई। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25, उसके बाद 2008 में 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। मैं आर्टिकल अनुच्छेद 124 के अंदर यूनियन जुडिशरी के बारे में बताया गया है। स्टेट जुडिशरी के बारे में 217 अनुच्छेद है, उसके अंदर बताया गया है कैसे नियुक्त होंगे और कैसे बनेंगे। कहीं भी वर्कलोड कार्य बढ़ जाता है, पेंडेंसी बढ़ जाती है, उसके हिसाब को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि अब और जज की आवश्यकता है, और उसको लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिकमेंड करते हैं और उसके बाद सरकार उसको एडिशनल पोस्टें क्रिएट करती है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति देती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि ये अपने कार्य रूप में 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके उद्घाटन सत्र को संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में आयोजित किया गया। 1958 से पहले तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को भारत की न्यायिक बेंच के रूप में भारत की सुप्रीम कोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उसकी प्रकृति और विस्तार को देखते हुए किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक हैं। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय भी है, अपीलीय न्यायालय भी है और संविधान का संरक्षक भी। सुप्रीम कोर्ट से घोषित आदेश पूरे भारत में और अन्य सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच कानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच या राज्यों में आपस में न्यायाधीन विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार भारत का सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी मामले में अपील लेने का असीमित अधिकार है। सिर्फ सेना के मामलों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। अगर कभी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय ही ये तय करेगा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं। जैसे मूल अधिकार, विधायिक क्षमता और संविधान में दिए गए अन्य संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को उस कानून को रद्द करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट का है अपील, एक तो जितनी भी अपीलें हैं, जो भी चीज है वो फाइनल हो जाती है जुडिशल साइड में, सुप्रीम कोर्ट में आकर, उसके बाद कोई अपील नहीं है सर्वोच्च न्यायालय, इसीलिए इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो सरकार चाहे किसी भी चीज पर तो वो इनसे परामर्श ले सकती है, वो रेफर कर सकती है कि भाई इस पर आप अपनी सलाह दें और उस पर सलाह भी देंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय परामर्श न्यायालय के रूप में भी काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर वो उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई कर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को मिलाकर अब तक भारत के 45 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख चीफ जस्टिस और उनके कार्यकाल के बारे में जानें। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, लेकिन आपको ये याद दिला दें कि आप विशेष का ये एपिसोड YouTube पर देख सकते हैं, जहां पर आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कन्या थे। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनका कार्य 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा। इसके बाद जस्टिस M. पतंजलि शास्त्री भारत के मुख्य न्यायाधीश बने।
इनका कार्यकाल 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक रहा। मेहरचंद महाजन 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद बिजन कुमार मुखरीजा 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। सुधीर रंजन दास 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक कुल 1337 दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा को 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक इस पद पर रहने का मौका मिला। वे इस पद पर कुल 1583 दिन आसीन रहे। मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन सबकी नियुक्ति देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसके बाद पीबी गजेंद्र गडकर, अमल कुमार सरकार, कोका सुब्बा राव, कैलाश नाथ वांचू भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन सबकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 25 फरवरी 1959 से 16 दिसंबर 1970 तक 1025 दिनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इस पद पर उनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने की थी। वीवी गिरी के राष्ट्रपति रहते जयंतीलाल छोटेलाल शाह, सर्वमित्र सिकरी, अजीत नाथ रे यानी AN रे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। AN रे ने 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977 तक कुल 1372 दिन मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक इस पद पर आसीन रहे। इस पद पर उनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने की। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इस पद पर सबसे ज्यादा दिन रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वे 2696 दिन यानी 7 साल से भी ज्यादा दिन इस पद पर आसीन रहे। इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, रघुनंदन स्वरूप पाठक, ES वेंकटरमैया, S मुखर्जी और रंगनाथ मिश्र को मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिला। कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। वे सबसे कम दिन तक इस पद को संभालने वाले मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद मधुकर हीरालाल कनिया, ललित मोहन शर्मा, MN वेंकट चलैया, AM अहमदी, जगदीश शरण वर्मा, मदन मोहन पुंछी, आदर्श सेन आनंद, समपिरोज भरूचा, भूपेंद्र नाथ कृपाल, गोपाल बल्लभ पटनायक, VN खरे और राजेंद्र बाबू भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। रमेश चंद्र लहोटी 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद योगेश कुमार सभरवाल, KG बालकृष्णन, SH कपाड़िया, अल्तमस कबीर, P सदाशिवम और राजेंद्र मल्लोढ़ा, HL दत्तू और TS ठाकुर ने इस पद की जिम्मेदारी निभाई। जगदीश सिंह खेहर भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे 4 जनवरी 1917 से 27 अगस्त 2017 तक इस पद पर आसीन रहे। इसके बाद दीपक मिश्रा 28 अगस्त 2017 को देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर 2018 तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।